आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं बोलकर फाइनली श्रीकांत तिवारी आंधी की तरह आए और तूफान की तरह गए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि सीजन 3 फैमिली मैन का सीजन 3 वो नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये श्रीकांत तिवारी, उनकी पूरी फैमिली, इनकी आपस की बैंटर और ये जो सारी चीजें होता है ना, एक स्पॉन्टेनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करता था, उसकी बजाय फोकस करता है ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग पे, इंटर पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने पे, दो देशों के आपस में कैसे डायनेमिक्स है वो दिखाने पर। और कहीं ना कहीं फैमिली मैन अपने एसेंस को थोड़ा बहुत लूज कर देता है। बट वी आर एक्चुअली नॉट हियर टू टॉक अबाउट ऑल दैट। मैं बात करना चाहता हूं इस पूरे शो के बारे में कि आखिरकार इसमें जो कुछ भी दिखाया गया वो क्या था और इसकी एंडिंग हमारे अगले सीजन के लिए क्या मतलब बना सकती है। बिकॉज ऑनेस्टली मतलब ऐसे ही छोड़ दिया भाई, गर्म करके ठंडा छोड़ने वाली बात अगर बोली जाए तो या दे डिड द सेम थिंग। और आगे बढ़ने से पहले इस पूरे वीडियो में फैमिली मैन और उसके जितने भी सीजन उन सबको लेके स्पॉयलर्स होंगे, तो नहीं देखा तो अपने हिसाब से देख लेना। तो श्रीकांत और सुचित्रा के बीच का जो एक बड़ा सीक्रेट था ना कि अभी तक सुचि ने उसको चीज बताई नहीं है कि उसके और अरविंद के बीच में क्या हुआ, और वो एक बड़ी सी मिस्ट्री बन के रह गई थी कि आखिरकार श्रीकांत इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बातें होंगी क्या नहीं होंगी। तो ये सीजन ना उसको बहुत ही सटल तरीके से टैकल कर लेता है। मतलब उस पूरी कन्वर्सेशन को ये लोग दिखाते ही नहीं है, इट जस्ट हैपेंड। और ये वाला सीजन उसके बाद की जो सीक्वेंस है ना, उसका जो आफ्टरमैथ है उससे डील करवाता है। मतलब ये लोग नए घर में तो मूव इन कर चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच में घर वाली कोई बात नहीं है। बच्चों को समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई टेंशंस है, हम लोग भी ये चीज समझ सकते हैं। ऑल्दो दे बोथ स्टिल लव ईच अदर, लेकिन अब एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। श्रीकांत कहीं ना कहीं इस पूरी चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करता है बिकॉज वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंड व्हाटएवर हैपेंड। इधर सुचित्रा की प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी हैं क्योंकि उसका जो ऐप था श्रिंक मी, इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से नहीं बताया गया, बट जितना मैं समझ पाया ये मोस्ट लाइकली एक मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन होगी जिसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर चाइना था। अब क्योंकि इंडिया ने चाइना के एप्स बैन कर दिए तो इनका काफी सक्सेसफुल ऐप जो है वो रातों रात खत्म हो गया एंड दैट इज वाई वो एक बार फिर से उसी केओस और पैनिक मोड में जा चुकी है। प्लस आई सीरियसली डाउट कि ये लोग चाइना को डेटा नहीं दे रहे थे। मतलब इमेजिन करो कि कोई इंसान है जो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और अपना पूरा डेटा एक ऐप पे डाल रहा है जिसका मेजॉरिटी स्टेक चाइना के पास है, तो हाउ डू दे नॉट हैव इट, हाउ डू दे नॉट यूज इट। बट देन हमको इस पूरे सीजन का जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसके साथ में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें कई सारे नए कैरेक्टर्स आते हैं और इसी में आता है द कलेक्टिव। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन तुम ऐसा समझ लो कि ये एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी वेल कनेक्टेड है। वो हाई और एलीट सोसाइटी वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना, उसी में कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस हैं और लोग एग्जिस्ट करते हैं। और अभी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया बट दे हैव पीपल इन हाई प्लेसेस। ये ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ वेपन्स की डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जैसे जैसे वर्ल्ड को और एक्सपैंड करते जाएंगे हमें पता चलेगा कि ये ड्रग्स की स्मगलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भी दुनिया जमाने का जितना भी घटिया काम है ये कलेक्टिव वो सारी चीजें करता है। और अपने उस काम को करवाने के लिए ये गवर्नमेंट्स को पलट सकते हैं, पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, दो नेशंस के बीच में वॉर भी करवाने को तैयार हैं, जो कि हम फैमिली मैन के सीजन 3 में देखते हैं। हमें मेजर समीर और पाकिस्तान के जनरल की कन्वर्सेशन के थ्रू ये बताया जाता है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में काफी समय पहले कुछ बहुत बड़े कांड किए थे। हो सकता है कि तालिबान के टेक ओवर या उसके क्रिएशन से कुछ कनेक्शन हो इसका, लेकिन फिलहाल के लिए ये इंडिया के साथ में एक बहुत बड़ी वेपन्स डील करना चाहते हैं जिसको फ्रंट करवा रहा है द्वारकनाथ। अब द्वारकनाथ जो कि बीच का दल्ला ही समझ लो, थोड़ा हाई क्लास दल्ला है, तो उसने कलेक्टिव को पीएम से मिलवाया और इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया कि हाँ वेपन्स डील कर लेंगे। लेकिन पीएम बासु जो है वो डील अभी करवाना नहीं चाहती क्योंकि वॉर, वेपन्स और ये सारी चीजें उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो कलेक्टिव वाले द्वारक को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि यूएसए में उसकी कोई हियरिंग पेंडिंग पड़ी हुई है तो हम उसको फास्ट ट्रैक करवा देंगे अगर तुमने ये डील नहीं करवाई तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि उनके काफी हाई कनेक्शंस हैं हर कहीं हर किसी देश में। तो द्वारक जो है वो कलेक्टिव और इंडियन गवर्नमेंट के बीच की एक वेपन्स डील करवा रहा है जो कि फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, लेकिन कलेक्टिव द्वारक को प्रेशर करता है। तो द्वारक जो है वो दूसरे तरीके अपनाना शुरू कर देता है जिसका पार्ट है मीरा एस्टन। अब मीरा एस्टन निम्रत कौर की कैरेक्टर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन आगे जाकर बस ये समझ लो ये एक बहुत बड़े लेवल की फिक्सर है। मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़े काम करवाती है, एलीट लेवल की फिक्सर है। पहले सीआईए के साथ भी काम कर चुकी है, किसी भी चीज को कभी भी हैक कर सकते हैं, मतलब भयानक लेवल की टीम वीम है इसकी पूरी। तो वो मेजर समीर का सपोर्ट लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और जयदीप अहलावत का कैरेक्टर रुकमा जो है वो भी इसी तरह प्ले में आता है। लेकिन देन मेजर समीर इनके अगेंस्ट में इसीलिए चला गया बिकॉज ही रियलाइजेस कि इनका मैटर कुछ और है।
अगर इंडिया वेपन्स डील करके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को भी वो वेपन्स डील करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी जो ऑलरेडी कोलैप्स हो रही है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी। एंड दिस इज वाई समीर भी नहीं चाहता कि पूरी डील हो। नाउ इसके एंड में हम लोग कैरेक्टर वाइज चलते हैं। सबसे पहले मीरा एस्टन की बात कर लेते हैं। तो निम्रत कौर का जो कैरेक्टर है उसका कवर ब्लून हो जाता है, मतलब कोई फोटो खींच के भेज देता है तो सबको पता है कि ये फिक्सर है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के काम करती है। एंड नाउ द्वारकनाथ जो है उसके लिए इसका कोई काम नहीं है, उसने वो वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी, द्वारकनाथ को जो डील करवानी थी वो उसको डील मिल चुकी है, तो ये अब एक लायबिलिटी बन चुकी है। वो उससे जाके कहता है कि तू थाईलैंड में जाके छुप जा, वो जाकर छुपती है और एंड में हम लोग देखते हैं कि मेजर समीर स्नाइप कर देता है उसको। अब टू बी ऑनेस्ट इसके कैरेक्टर का फ्यूचर ना टोटली लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। मेकर्स ने ये सोचा नहीं होगा कि इसके साथ हम अगले सीजन में क्या करने वाले हैं। लोग अगर इसको पसंद करेंगे तो वी ब्रिंग हर बैक, अगर पसंद नहीं करते हैं तो उसकी कहानी वैसे भी खत्म हो चुकी है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं जयदीप अलावत के कैरेक्टर रुकमा के ऊपर, जो आई फेल्ट कि उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया। ऑल्दो आई ऑल्सो फील कि इसमें काफी सारी इनकंसिस्टेंसीज थी, जैसे कि स्टार्टिंग में ये हिसाब का बहुत पक्का दिखाया गया है, लेकिन सीजन 3 के आगे जाते जाते सेकंड थर्ड हाफ तक ये पूरी चीज कहीं ना कहीं लॉस्ट ही हो जाती है। इसके एंड में हम लोगों ने देखा कि श्रीकांत तिवारी और इसके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को गोली मारते हैं। अब रुकमा को कंधे पे गोली लगी और हम उसको बाइक चला के कहीं जाते हुए देखते हैं। हालांकि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि मरने नहीं वाला, मतलब एटलीस्ट इस वुंड से तो नहीं मरेगा। इसके फीनिक्स विलेजेस में काफी सारे कनेक्शंस थे, जो हो सकता है कि अब कर्नल जुलोंग के साथ थोड़ा फकअप करने की वजह से वो उतना अप्रिशिएट ना करे, मतलब लोग उसको उतना एंटरटेन ना करें, या ये भी हो सकता है कि लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, जा देखेगा वहां मार देंगे। लेकिन आई स्टिल फील कि उसके थोड़े बहुत जो कनेक्शंस हैं वो उनका इस्तेमाल करेगा और शायद इंडिया वापस आ जाए, मतलब नागालैंड में आ सकता है, वहां पर हर कोई इसको जानता है, कोई इसके पीछे नहीं लगेगा। और फिर हम इसको अगले सीजन में समीर के साथ में टीम अप करता हुआ देख सकते हैं, बिकॉज समीर और इसका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड है। तो हो सकता है कि समीर मीरा को निपटाने के बाद वो जो पूरी कलेक्टिव वाली चीज चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसको कॉन्टैक्ट करे, फिर ये दोनों मिलकर साथ में काम करे। एंड देन रुकमा रियलाइजेस कि समीर ने तो मीरा को निपटा दिया है, एंड बिकॉज वो उसको पसंद करता था या इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो ये उसको मतलब हो सकता है कि रुकमा ही समीर को निपटा दे। स्पीकिंग ऑफ समीर, तो ये बंदा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। सीजन 1 में जब पहली बार देखा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसका रोल इतना लंबा होगा कि सीजन 3 तक लेके चले जाएंगे। अब मतलब सीजन 4 में भी जा ही रहा है। इसकी ट्रैजेक्टरी बहुत क्लियर है, ये कलेक्टिव को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो इसी पूरे प्रोसेस में ये हो सकता है श्रीकांत तिवारी के कांटेक्ट में आए और मतलब वहीं से कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में डेवलप किया जा सकता है। फिर अगर सुची और उसके परिवार की बात करें तो देखो, बच्चे तो अपने काम पे निकल जाएंगे, को कॉलेज जाना है, दूसरे को स्कूल जाना है, वो दोनों पहुंच जाएंगे। लेकिन सुची जो है उसकी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज उसका प्रोफेशनल करियर जो था वो अब एक बार फिर से शिफ्ट ले चुका है। या तो ये करना पड़ेगा इनको कि श्रिंक मी जो है उसको कैसे भी करके इंडिया में अवेलेबल कराया जाए, जैसे वो पबजी फिर बाद में वो आया था ना बैटल ग्राउंड वगैरह, वैसा कुछ करके, या फिर ये उसी तरह की दूसरी ऐप को क्रिएट करें, जो मुश्किल तो होगा लेकिन कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम उतना ज्यादा नहीं। या फिर इनको एकदम फुल ब्लोन स्ट्रगल मोड पे जाना है, तो ये दिखा सकते हैं कि सुची इज बैक टू हर ओल्ड जॉब अगेन, जिसको वो उतना नहीं पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि पैसा कमाना है तो दे हैव नो चॉइस नाउ। और ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, ये और भी ज्यादा इंपैक्टफुल तब होगा जब हम श्रीकांत के बारे में सोचें। श्रीकांत तिवारी हमने लास्ट टाइम जब देखा तो उसको गोली लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो मरने ही वाला है दूसरे देश में, मतलब इंडिया के बॉर्डर पे, वो म्यांमार में है। ही कैन डाई एनी टाइम नाउ, लेकिन वी ऑल नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो मेन हीरो है तो उसको तो मरने नहीं दे सकते, डेफिनेटली उसको कोई ना कोई आके बचाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली तो ये कि या तो जेके आ जाए, या फिर उन्हीं के जितने भी ट्रूप्स वहां पर खड़े हुए थे उसमें से कोई आ करके उसकी जान बचा ले। इमीडिएटली होगा, वो उसको लेके जाएंगे, ही कम्स बैक, और फिर वो आगे की कहानी दिखाएंगे सीजन 4। या दूसरी पॉसिबिलिटी जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वहीं का आसपास वाला विलेजर उसकी कोई जान बचाए। उसके बाद हमें पता चलता है कि टाइम जंप है, मतलब 4-5 महीने तक श्रीकांत तिवारी जो है वो म्यांमार में ही है, किसी गांव में वो हील हो रहा है, या फिर उसको पकड़ लिया गया है। उन्होंने उसकी पहले जान बचाई और अब वो उनका प्रिजनर है, उसको वो टॉर्चर कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट और टास्क वालों को लगता है कि वो मर चुका है। अगर मरा नहीं है तो उन लोगों को एटलीस्ट ये तो लगता है कि वो MIA है, मतलब मिसिंग इन एक्शन, और वो उसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, बट उनको कहीं भी नहीं मिला। तो ऐसे में श्रीकांत तिवारी समहाउ फिर वो प्रिजन से एस्केप करेगा, या कोई उसकी मदद करेगा, मे बी चेल्लम सर या फिर उन्हीं की एजेंसी का कोई इंसान, किसी नए कैरेक्टर को ला सकते हैं। माइकल जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर था, उस पर भी हम लोग आएंगे।
वो क्योंकि उसी रूट को फॉलो करता है, उसके म्यांमार में कॉन्टैक्ट्स है, तो हो सकता है कि वो उसको बाहर निकालने में मदद करे। और अगर ऐसा होता है तो ये श्रीकांत, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, इन सबके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनेमिक को क्रिएट करेगा। बिकॉज वो इतने महीनों तक प्रिजन में था, उसने अपनी फैमिली के लाइफ के कई महीने मिस कर दिए। सुचित्रा के अलग स्ट्रगल्स होंगे, श्रीकांत के अलग स्ट्रगल्स होंगे। वो ऑलरेडी पीटीएसडी, मतलब उसको स्ट्रेस होगा, ट्रॉमा होगा जो भी उसके साथ हुआ है उन सब चीजों का। सो ही माइट बी अ लिटिल फक्ड अप, मतलब वो उतना, मतलब जितना है उससे और भी ज्यादा। और फिर यहां से हम लोग सीजन 4 की नई कहानी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जिसमें पुराने कैरेक्टर्स का रोल शायद उतना ना हो, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, फिर एक नई कहानी को लेके आए। लेकिन हाँ, एक जो कलेक्टिव वाला इन लोगों ने माहौल सेट किया ना, आई एम श्योर कि ये इसी धागे को पकड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये इसी से फर्जी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, क्योंकि हम लोगों ने विजय सेतुपति के माइकल का कैमियो तो देख ही लिया। ये बता दिया उसने कि उसके कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर हैं, वो काउंटरफिटिंग वाला जो फर्जी नोटों वाला लफड़ा है वो भी चल रहा है यहाँ से। तो क्योंकि इसकी फिल्मिंग इसी साल के एंड या अगले साल के स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी, तो ऐसे बहुत बड़ी बात मत समझना अगर ये द कलेक्टिव वाले पूरे एंगल को फर्जी से भी कनेक्ट कर दें। मतलब ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई वो वेपन्स डील तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये वो फर्जी नोटों वाला काम भी चला रहा है। ऑल्सो आई फील कि हम लोग अगले सीजन में कलेक्टिव को और बेटर तरीके से जान पाएंगे। जैसे इसका लीडर कौन है, ये किसी नए कैरेक्टर को, नए एक्टर को लेके आ सकते हैं, जो ये होता है ना कि इनके पूरे यूनिवर्स का थानोस बन सकता है, वो कलेक्टिव को चलाने का काम कर रहा होगा। ही इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। तो ऐसे में फिर फर्जीज, फैमिली मैन, ये सारी चीजें आपस में एक साथ आएंगी और वो एक कंबाइंड चीज निकाल सकते हैं लोग। बट हाँ, इतना समझ में आ चुका है कि सीजन 3 में इन लोगों ने एक बड़ा एनिमी दिखाने की कोशिश करी है। मतलब सीजन 1, सीजन 2 में 2 अलग अलग एनिमीज थे, यहां पर एक प्रॉपर ग्रुप है द कलेक्टिव नाम का, इसको कोई ना कोई चला रहा है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और मोस्ट लाइकली हम इनको अगले सीजन्स में और थोड़ा फ्लैश आउट होता हुआ देखेंगे। आई जस्ट होप कि अगर सीजन 4 आ रहा है तो उसमें 4 साल का इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि श्रीकांत तिवारी वहां 4 मिनट नहीं बैठा रह सकता। और लेकिन अगर तुम इतनी देर इस वीडियो पे टिक गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, मतलब थोड़ा सा प्लीज मोटिवेशन, यू एंड मी ऐसे चलाते ना। बाय।